हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ 12th क्लास का केमिस्ट्री लेकर के। आज मैं हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें। पूरा लेक्चर मैं डालूंगा, एक लाइन से डालूंगा। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखें तो आपको कंप्लीट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ओके, जनरली ये बच्चे को ये बहुत टफ लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन होता है, थोड़ा विजुलाइजेशन करवाया जाता है। तो मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझाऊंगा इसको, और आपका ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, तो चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट जो पहला लेक्चर है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ खूबसूरत लाइन। ना कर आसमां की हसरत ज़मी की तलाश कर, ना कर आसमां की हसरत ज़मी की तलाश कर, सब है यहीं कहीं और न तलाश कर। पूरी हो हर आरज़ू तो क्या मज़ा है जीने का, पूरी हो हर आरज़ू तो क्या मज़ा है जीने का। अगर जीना है तो एक हंसी वजह तलाश कर, अगर जीना है तो एक हंसी वजह तलाश कर। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा नोट्स बना रखा हूँ। तो पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने इस वीडियो का मैंने PDF आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद उस PDF को डाउनलोड कर लेना, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोले थे सर वीडियो से देख करके लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं उनके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो सके, आपको बहुत आसानी से आप लोगों तक मेरा लेक्चर पहुंच सके, आपको ज्ञान मिल सके। मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैं आप लोग जब आप लोग मुझसे कुछ सीखोगे, कुछ भी सीख पाओगे, अब कोई एक बच्चा भी मेरे इस लेक्चर से फ़ायदा उठा पाया तो मैं अपने आप को कामयाब मानूंगा, अब मैं अपनी मेहनत को कामयाब मानूंगा। ठीक है, तो बस आप लोग का इस तरह सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करते रहो। ठीक है, चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो आप लोगों ने जनरली देखो, मैंने नोट्स यहाँ बना रखा है, देखो यहाँ बहुत अच्छे से मैं इसी नोट्स को समझाऊंगा, इसको PDF में डाल दूंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में इस PDF को डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। अगर कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है, मुझसे। चलो, तो सॉलिड स्टेट जो है, इसमें क्या है, हम लोग बहुत अर्लियर क्लास से पढ़ते आए हैं जनरली कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली। ओके, 3 स्टेट होती है जनरली, उसे हम लोग 5 स्टेट पढ़ते हैं, लेकिन जो जनरली स्टेट है वो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो गैस के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, और लिक्विड के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ओके, 11th क्लास में। लेकिन गैस के बारे में हम लोग 11th में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और सॉलिड भी हम लोग केमिस्ट्री 12th में पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है। चलो, ये गैस कोई भी स्टेट, जो 3 स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, ये जनरली जो है 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, माने 2 फैक्टर से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। 2 फैक्टर, वो फैक्टर क्या है सर? तो एक फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जो आप लोग ध्यान देना, मैंने यहाँ लिख रखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और दूसरा फैक्टर है थर्मल एनर्जी। ओके, अगर गैस के बारे में बात अगर करें तो गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होता है। गैस के जो पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसको ये भी बोला जाता है इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में, गैस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। और गैस के हम लोग जानते हैं गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत वीक होता है। लेकिन वही सॉलिड की बात करो तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो गैस के लिए हम लोग बोलते हैं कि गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओके वीक होता है, लेकिन थर्मल एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है, हाई होती है। ठीक है, थर्मल एनर्जी इसकी हाई होती है। थर्मल एनर्जी यानी कि हम लोग उसको हीट करेंगे तो एनर्जी मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगा तो वो ज़्यादा मूव करेगा। तो गैस के पार्टिकल के पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी माने ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, पार्टिकल को पास लाने का कोशिश करता है, ट्राई करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से पार्टिकल पास आना चाहता है, और थर्मल एनर्जी की वजह से पार्टिकल दूर जाना चाहता है। जैसे आप लोग देखो, थर्मल एनर्जी गैस की ज़्यादा है, तो थर्मल एनर्जी गैस की ज़्यादा, तो वो बहुत दूर दूर फैले हुए हैं, बहुत दूर मूव कर रहे हैं रैंडमली। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल के बीच में बहुत स्ट्रांग है, तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, बहुत करीब करीब यानी क्लोजली पैक होते हैं। इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में आप लोग याद ना कि एक टर्म यूज होगा क्लोजली पैक्ड,
यानी कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना वो बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं। ओके, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है क्लोजली पैक्ड। ओके, तो सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, चलो, तो मैंने बोला कि दो जो फैक्टर है या दो बोलो की चीज़ें हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि स्टेट क्या होने वाली है सब्सटेंस की, मैटर की। ठीक है, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि ये तय करता है कि पार्टिकल करीब आएगा। ओके, और थर्मल एनर्जी ये तय करता है कि पार्टिकल दूर जाएगा, यानी कि ये पार्टिकल को दूर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है थर्मल एनर्जी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये पार्टिकल को करीब करने वाला, करीब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो, तो गैस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, थर्मल एनर्जी हाई होता है। सॉलिड के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, थर्मल एनर्जी इसकी लो होती है, बहुत लो होती है। ठीक है, चलो, तो मैंने वही इसी बात को यहाँ पे आप लोग का एनसीईआरटी लाइन को मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए। तो देखो, या आप लोग ये लोअर क्लास में 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखो, एक टर्म इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो भी सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, वो पार्टिकल्स का बना होता है। सॉलिड स्टेट की अगर बात करो तो सॉलिड स्टेट भी पार्टिकल का बना होता है। वो पार्टिकल क्या हो सकता है, जिस पार्टिकल का बना होता है उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोलते हैं सर? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके, अब जिससे बना हुआ, अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसको हिंदी में अणु कहते हैं, एटम भी हो सकता है जिसको हिंदी में परमाणु कहते हैं, आयंस भी हो सकता है, हिंदी में इसको आयन ही कहते हैं। ठीक है, चलो, तो जो भी सब्सटेंस होगा, मैटर होगा, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जिससे वो बना है। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो फोर्स लग रहा है वो क्या डिसाइड करता है कि पार्टिकल दूर जाएंगे कि करीब आएंगे। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगा तो करीब आएंगे, वीक होगा तो दूर जाएंगे, यानी कि ये करीब लाने वाला प्रॉपर्टी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजर, नजदीक लाने वाला प्रॉपर्टी है ये। जस्ट इसके अपोजिट है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों अपोजिट नेचर के प्रॉपर्टी हैं। ओके, दो अपोजिट नेचर की चीज़ें हैं। ओके, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो पार्टिकल को करीब लाने की कोशिश करता है, और थर्मल एनर्जी पार्टिकल को दूर ले जाने की कोशिश करता है, और मोशन भी करवाता है, मूव भी करता है। थर्मल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, फिर मैंने बोल दिया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस, तीनों में से कोई भी। ओके, फार्दर, फार्दर मतलब दूर, फादर नहीं पढ़ना, फादर नहीं है, फार्दर है, फार्दर, फार्दर मतलब दूर। ठीक है, तो फार्दर मीन्स दूर। ओके, एंड मोशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पार्टिकल करीब आते हैं, ये उसके करीब आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और थर्मल एनर्जी में पार्टिकल दूर जाने के लिए, माने कि थर्मल एनर्जी पार्टिकल के दूर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और पार्टिकल के मूव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, यही दो मेन फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस या मैटर के क्या स्टेट होने वाले हैं। चलो, तो ये सॉलिड है। अब मैं आपको बता दूं कि सॉलिड स्टेट के बारे में आप लोगों ने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों ने अर्लियर क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ा होगा। ओके, तो मैं गैस और लिक्विड के बारे में तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं, हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को मैं बताता हूँ, ज़्यादा मैंने जो लाइन लिखा है यहाँ पे, ये इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव वगैरह सब आ सकता है, इसलिए मैं कोई बात नहीं छोड़ता हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो बेस्ट बुक है। ओके, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी की एक लाइन को पढ़ना, देखना, बहुत कुछ ज्ञान नॉलेज मिलेगा आपको। बस ये शर्त है कि पहले आप लोग टीचर से पढ़ लो, या आप अच्छा से पहले स्टडी कर लो, टीचर से कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट समझने के बाद एनसीईआरटी को रीड करना, स्टडी करना बहुत आसान होता है। ठीक है, नहीं तो अगर आप किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हो या किसी टीचर से हेल्प नहीं ले रहे हो, किसी ट्यूटर से, तो आपको क्या होगा कि एनसीईआरटी अगर रीड करोगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का थोड़ा लैंग्वेज का भी मामला होता है। चलो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मैं एनसीईआरटी का कुछ स्लाइड आप लोग के पास लेकर आया हूँ। देखो, या मैं आपको बता दूँ कि सॉलिड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, जो कि आप लोगों ने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा। They have different mass and volume and shape. Okay, solids have definite mass, volume and shape. आप लोग सुना होगा कि डिफरेंट वॉल्यूम होता है सॉलिड का, शेप भी डेफिनेट होता है। अब शेप का मतलब क्या होता है सर? देखो, जैसे आपके पास मान लो कि मोबाइल है, क्या करो, कॉपी पे मोबाइल को रखो और मोबाइल के चारों ओर पेज पे, कॉपी के पेज पर रख करके उसके चारों ओर पेंसिल चला दो या पेन चला दो, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा फिगर बन जाएगा। अगर मोबाइल को रख करके आप, मोबाइल को रख करके आप क्या करो कि उसके चारों ओर पेंसिल या पेन चला दो, कॉपी पेज पर रख करके, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका शेप आ जाएगा ना आ जाएगा, तो मोबाइल इसका मतलब सॉलिड है। तो इसका मतलब उसका डेफिनेट शेप डेफिनेट है। ओके, उसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो उसका डेफिनेट शेप है। ठीक है, तो डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट मास होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है।
उसके बाद मैंने अभी बताया आपको कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात मैंने बात किया था, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग बिटवीन दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, यानी सॉलिड के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो काफ़ी करीब करीब होते हैं इसलिए। ओके, काफ़ी करीब होते हैं इसलिए हम लोग बोलते हैं सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली पैक्ड। ओके, उसके बाद जब बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो सिंपल सा बात है, बहुत स्ट्रांग है तो क्या होगा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होगा, बहुत कम, वेरी शॉर्ट। ओके, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। जैसे गैस के पार्टिकल की बात करो तो गैस के पार्टिकल के बीच जो गैस के पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो ये डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब ये डिस्टेंस जो है बहुत दूर है, ओके, सेंटर से मेजर करते हैं हम लोग, तो ये डिस्टेंस मेजर के ये दूर है, इसका मीनिंग क्या होगा कि इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। ओके, यही है गैस के लिए। लेकिन सॉलिड के लिए क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग एट डिस्टेंस वेरी शॉर्ट। जब फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो डिस्टेंस कम होगा, फोर्स वीक होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन पॉइंट बता दिया मैंने। चौथा पॉइंट सुनो, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, ध्यान देना, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मैंने पहले बताया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी सीपी, शॉर्टकट में हम लोग सीपी बोलते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशन, इसका पोजीशन फिक्स्ड है। ठीक है, एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर तो नहीं, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा रैंडमली मोशन में रहते हैं, रैंडमली मोशन में होते हैं गैस के पार्टिकल, बहुत दूर दूर होते हैं, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल के बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत करीब करीब, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये मूव तो नहीं, अपनी जगह से डिस्प्लेस तो नहीं होता है, हटता तो नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह रह करके मीन पोजीशन के चारों ओर, जैसे ये ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे, ओके, ऐसे करके वो क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मीन पोजीशन की वहाँ पर आकर वापस वहीं पर आ जाएगा, गया वापस गया, फिर वापस आया, फिर गया, वहीं पर आकर रुक गया, मैंने इसको बोलते हैं मीन पोजीशन के अबाउट। तो पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ओके, उसका फिक्स पोजीशन भी होता है और माने कि वो डिस्प्लेस नहीं होता है, और अपने मीन पोजीशन के अबाउट चारों ओर, ओके, वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, चलो, और उसके बाद देखो, दे आर इनकम्प्रेसिबल। अब वे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल सर क्या होता है इनकम्प्रेसिबल, कि सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते, वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सॉलिड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ओके, ये कहा जाता है। ठीक है, चलो, और रिजिड मतलब उसको दबा नहीं सकते, कठोर होता है, कठोरता बोलते हैं इसको, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा दृढ़ता, रिजिडिटी। ठीक है, चलो समझ आ गया। अब क्वेश्चन में आपको बोलेगा सॉलिड्स, वाई सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड रिजिड क्यों होता है, तो उसके लिए रीजन बताओगे कि सॉलिड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये रीजन दे दोगे। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, ये रीजन हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैं अब आता हूँ अपने नोट्स पे। चलो, एनसीईआरटी के अलावा मैं अपने नोट्स पे आता हूँ, आप लोग चिंता मत करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अभी तक जो भी पढ़ा मैं आप लोगों को वो इंट्रोडक्शन दिया हूँ। इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है ताकि आप लोगों को आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जाग सके। ओके, आप लोग चिंता मत क्या करो, मेरा थोड़ा लेक्चर थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मेरे लेक्चर में आपको बहुत कंटेंट रहेगा, मैं बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ। ओके, तो आपको ये शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना है, शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे आप तो शॉर्ट हो जाओगे। एक एक बात को गौर से सुना करो, क्योंकि ये साइंस है, साइंस में आपको एक एक बात सुनोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड की क्लासिफिकेशन क्या होने वाली है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ओके, तो स्ट्रक्चर के आधार पे, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो होता है, जो अरेंजमेंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है उसके सॉलिड के अंदर, मैंने बताया सॉलिड की जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को दो टाइप में बांटते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने VBI लिख भी दिया, देखो यहाँ VBI लिख दिया, देखो यहाँ VBI। ओके, तो दो टाइप होता है, याद रखना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग शायद सुने भी होंगे। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। समझना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब मैं एक एक प्रॉपर्टी को इसके सामने आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करना, मैंने एक एक लाइन को अच्छा से लिख रखा है। देखो, ये आपको अगर एग्जाम में क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी पूछ दोगे तो इस तरह लिख दोगे, आपको एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी पूछ दिया तो इस तरह लिख दोगे, अगर दोनों में डिफरेंस पूछ दिया तो इस तरह लिख दोगे। बहुत सिंपल, मैंने इस तरह बनाया है आप लोगों के लिए कि लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखा है, ज़रूरत की चीज़ लिखी है, इस तरह पेश किया है कि आप लोग इससे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, चलो, लैंग्वेज का मैंने ख्याल रखा है, खासतौर से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने ख्याल रखा है, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है इंग्लिश में, तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज करके लिखा है आपको, तो याद करने में आपको सहूलत होगा। ठीक है, चलो,
तो देखो आप लोग ध्यान देना, तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने वाले पहले। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। चलो ध्यान देना, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। पहले सुनो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ना, वो उसके पास रेगुलर शेप होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की रेगुलर शेप का मतलब क्या हुआ सर? सुनना, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर शेप, रेगुलर अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। ओके, और एमोर्फस सॉलिड्स हैव इररेगुलर शेप। आपको सर रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप का मतलब क्या होता है सर? तो चलो मैं आपको एनसीईआरटी की स्लाइड पे ले जाता हूँ, एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं, चिंता नहीं करो। एक और लाइन बताता हूँ मैं। ओके, दीज हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीज हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब मैं बताता हूँ क्या होता है ये। एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट? तीनों पॉइंट को मैं एक साथ समझाऊंगा, डोंट वरी। एमोर्फस सॉलिड डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, माने ये मेल्ट करता है रेंज ऑफ टेम्परेचर पे। क्या होता है मैं एक एक करके आपके एनसीईआरटी की स्लाइड पे आता हूँ तो मैं बताता हूँ। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखना, पेशेंस रखो, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो ध्यान दो आप लोग अच्छा से। देखो मैं यहाँ पे एक फोटो में पिक दिखा रहा हूँ, ग्राफ दिखा रहा हूँ, या पिक देख रहे हो आप लोग? चलो ये पिक मैं आपको बताऊं कि ये जो पिक देख रहे हो, ये वाला पिक, ये क्वार्ट्ज का पिक है। ओके, ये पिक्चर जो देख रहे हो फिगर, ये फिगर क्वार्ट्ज का फिगर है। आपको सर क्वार्ट्ज क्या होता है? ग्लास जो बनता है, जो आपके घरों में ग्लास देखा होगा। ओके, जो ग्लास होता है वाटर पीने वाला ग्लास या विंडो ग्लास होता है, तो ग्लास क्वार्ट्ज से बनाया जाता है, और भी चीज़ों से बनाया जाता है, लेकिन क्वार्ट्ज का ग्लास होता है। क्वार्ट्ज से ग्लास बनाया जाता है। आपसे कहोगे सर क्वार्ट्ज क्या है? तो क्वार्ट्ज एक मिनरल है, मिनरल खनिज, हिंदी में बोलते हैं इसको खनिज। ओके, जो अर्थ क्रस्ट से प्राप्त किया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो मिनरल जो होता है, क्वार्ट्ज एक मिनरल है, ठीक है, जो कि अर्थ क्रस्ट यानी भूपर्पट्टी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मैं मिनरल के बारे में आप लोगों को केमिस्ट्री के 6ठे चैप्टर में बताऊंगा, 6th चैप्टर में। ओके, जहाँ हम लोग मेटालर्जी प्रोसेस पढ़ेंगे, तो वहाँ मैं बताऊंगा आपको। ओके, कि मिनरल्स के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करूँगा वहाँ पे, तो ध्यान देना। मैं अभी उसे बात बोल देता हूँ आपको कि जो मिनरल्स जो होते हैं। ओके, आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब देना, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा मिनरल पाया जाता है? माने कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स इन अर्थ क्रस्ट कौन है? ओके, आपको बताना है विच मिनरल्स, ओके, विच इज़ फाउंड इन मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से मिनरल खनिज पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा खनिज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग गलती मत करना। मेटल में एल्युमिनियम होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये भी याद आना, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि एल्युमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा मेटल कौन है? वो एल्युमिनियम है। आपको याद रखना इस बात को, बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ कि सबसे ज़्यादा मिनरल अर्थ क्रस्ट में कौन सा पाया जाता है? आप इसका जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं देखता हूँ कौन कौन जवाब दे पाते हो। ठीक है, दूसरा मैं जो बता रहा हूँ क्वार्ट्ज के बारे में। क्वार्ट्ज भी एक मिनरल है, ठीक है, लेकिन क्वार्ट्ज एक ऐसा मिनरल है कि ये सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। पहले नंबर पर कोई और है जिसको आपको ढूंढ के लाना है, कहीं से भी ढूंढ के लाओ मिनरल के बारे में। ओके, लेकिन जो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज से ग्लास बनाया जाता है। अब किस तरह बनाया जाता है? ओके, इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो बनाने जाने में हम लोग को नहीं जाना है, कि क्वार्ट्ज से ग्लास बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वार्ट्ज है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बताता हूँ। और क्वार्ट्ज से जो ग्लास बनता है इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लास। ये क्वार्ट्ज ग्लास, ये वाला फिगर ए देख रहे हो आप, ये क्वार्ट्ज है। और ये जो फिगर बी देख रहे हो, ये क्वार्ट्ज ग्लास है, इसको क्वार्ट्ज का ग्लास बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, नीचे देखो लिखा हुआ है, नीचे देखो कि ए में क्वार्ट्ज है एंड बी में क्वार्ट्ज ग्लास है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ चुका है कि क्वार्ट्ज क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, तो एमोर्फस सॉलिड, इसको एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। आपको सर एमोर्फस सॉलिड क्या मतलब है? जो मैंने बोला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दीज हैव रेगुलर शेप। रेगुलर शेप का मतलब क्या होता है? देखो तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4 5 6, देखो ये आप देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन है। ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन मतलब 6 भुजा वाला हेक्सागोन। तो देखो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, आगे भी होगा, आगे भी होगा। माने कि क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर हर जगह रहेगा। ये जो सजावट देख रहे हो, अरेंजमेंट देख रहे हो, जो यूनिट देख रहे हो, ये छोटा सा जो अरेंजमेंट है, ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है और ये हर जगह सेम रहेगा, आगे भी सेम रहेगा, कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, ये हर जगह सेम रहेगा। तो ये कहलाता है कि इसमें एक ज़बरदस्त अरेंजमेंट है, सजावट है, एक अच्छे तरीके से सजा हुआ है। ओके, ये जो इसमें देख रहे हो, ये यूनिट जो ये पैटर्न देख रहे हो, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। ये पैटर्न एक पैटर्न डेफिनेट ऑर्डर में सजा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर शेप। एक इसका रेगुलर शेप होता है। ओके, देखो अब मैं समझा रहा हूँ फिगर के जरिए ही, इसका रेगुलर शेप होता है। लेकिन इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो, इसका रेगुलर शेप है। देखो यहाँ पर देखो तो ये पेंटागन है, ये कोई कितना साइड वाला है, ये अलग अलग है, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है। ये इसका कोई शेप फिक्स नहीं है,
इसकी सजावट अच्छी नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, अजीब तरह का है, ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि आर्मी को आप लोगों ने देखा होगा परेड करते हुए, ओके, सेना को, तो उसमें कितना ज़बरदस्त तरीके से वो सजे होते हैं, कितने वेल मैनर में सजे होते हैं, अच्छे तरीके से सजे होते हैं, अच्छा लगता है दिखने में उन लोग को। नहीं, आप लोग जो सजते हो इसमें, जैसे स्कूल के लाइन में खड़े होते हो तो आप लोग भी डिस्टर्ब करते हो, कभी इधर टेढ़ा हो जाते हो, लेकिन जो सही से खड़ा होता है वो एक लाइन में कितना अच्छा लगता है दिखने में। ओके, तो उसको बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, उसके पास रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के पास इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। देखो इरेगुलर अरेंजमेंट है। ओके, इसमें देखो पार्टिकल हर जगह, इसका जो ये शेप देखो हर जगह, ये शेप थोड़ा अलग टाइप का है, देखो ना, ये शेप अलग टाइप का, ये शेप अलग टाइप का, ये शेप अलग टाइप का, इस टाइप, हर शेप अलग अलग टाइप का है, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर शेप का है। ओके, लेकिन इसका क्या है, इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का रेगुलर शेप है, रेगुलर अरेंजमेंट है। ओके, तो बोलो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास रेगुलर अरेंजमेंट होता है और एमॉर्फस सॉलिड के पास इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। ओके, ध्यान से सुना एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, शायद समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो रेगुलर अरेंजमेंट देख रहे हो, ये जो बार बार रिपीट कर रहा है, ये बहुत दूर तक रहेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत दूर तक रहेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये इधर भी रहेगा बहुत दूर तक, इधर भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा दूर तक, बहुत दूर तक रहेगा। यानी कि ये जो बार बार रिपीट कर रहा है, ये यूनिट जो रेगुलर अरेंजमेंट देख रहे हो, ये दूर तक रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज मतलब कि ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार, जो अरेंजमेंट है, सजावट है, ये बहुत दूर तक रहेगा। लेकिन इसमें ये अरेंजमेंट तो होता ही नहीं है, पहली बात। और जो पैटर्न देख रहे हो, ये पैटर्न दूर तक नहीं रहेगा, बहुत कम दूर के लिए रहेगा। तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एमॉर्फस सॉलिड हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड के पास इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज की बार बार रिपीट होगा, बहुत दूर तक जाएगा। ओके, और ये जो देख रहे हो, ये जो एमॉर्फस सॉलिड है, इसका ये फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर शेप का है। इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलो दूसरा बात एक और सुनो, कि एक और मैं अभी समझाता हूँ आपको। ठीक है, कि अगर आप इसको काटोगे, ठीक है, इसको काटोगे चाकू से, मैं इसको लिख रखा हूँ, आप लोग चिंता नहीं करना, चाकू से इसको काटोगे, जैसे कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है, जैसे मेटल, जितने भी मेटल है सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेटल जितनी की बात करूँ मैं, कॉपर, एल्युमिनियम। ओके, आप उसकी, जैसे आप लोग सुना होगा कि सोडियम जो मेटल है, धातु है, सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, उसको आप काट सकते हो चाकू से, इतना सॉफ्ट होता है। जब आप काटोगे ना, तो जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप काटोगे, बीच से कैसे भी काटो, तो उसका जो सरफेस निकले ना, जो सरफेस बनेगा, वो सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा, स्मूथ होगा, बिल्कुल प्लेन स्मूथ होगा। मैंने आप इसको किसी भी चाकू से या किसी भी कटिंग वाला चीज़ से, ब्लेड से, चाकू से काटो, कोई भी एज टूल से, काटने वाले टूल से, कट टूल बोल सकते हो उसको, काटने वाले टूल से, कोई भी काटने वाले औजार से काटोगे इसको, तो इसका जो सरफेस बनेगा ना, वो बहुत स्मूथ होगा, चिकना होगा, प्लेन होगा। ठीक है, लेकिन आप अगर एमॉर्फस सॉलिड को काटोगे, जैसे कि प्लास्टिक जो होता है एमॉर्फस सॉलिड होता है, प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक एमॉर्फस सॉलिड है, रबर एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, तो प्लास्टिक को जब आप काटोगे ना, तो प्लास्टिक का जो शेप होगा वो ऊबड़ खाबड़ होगा, माने प्लेन स्मूथ नहीं होगा। ये बहुत ही महत्व है। इसको बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, क्लीन क्लीवेज। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी, बट एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट शो ओके क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीन क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि इसको जब काटेंगे तो बिल्कुल क्लीन स्मूथ प्लेन आएगा, बट इसको काटेंगे चाकू से तो बिल्कुल क्लीन स्मूथ नहीं आएगा, ऊबड़ खाबड़ आएगा, रफ आएगा। ठीक है, पॉइंट समझा? तीन बात मैंने समझा दिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज रेगुलर शेप, okay, regular arrangement, amorphous solid have irregular shape, okay, and crystalline solid have long range order, amorphous solid has short range order, okay। उसके बाद मैंने बोला कि crystalline solids show clean cleavage property, but amorphous solid do not show okay clean cleavage property। clean cleavage property का मतलब क्या होगा सर? चाकू से काटेंगे तो इसका प्लेन सरफेस आएगा, इसका प्लेन सरफेस नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्मूथ एंड प्लेन सरफेस, चिकना। चलो 3 बात बता दिया, आप सुनो अच्छा से। एक और बात सुनो कि एक होता है, आपको मैं बताता हूँ, एक बात को गौर सुनना। एक होता है ये मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो जो मेल्टिंग पॉइंट में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ सॉलिड के जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे आप लोगों ने आयरन का नाम सुना होगा, आयरन का। ठीक है, आयरन, लोहा, आयरन एक मेटल है, मेटल भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, चलो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, जैसे आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो अप्रॉक्सीमेट हम लोग बात करते हैं कि 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। 1535 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है, कहोगे सर बहुत ज़्यादा है सर? हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 1535 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इसका किसका?
आयरन का। अब इसको जब आप गर्म करोगे, गर्म करते करते जब टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, अब मान लो कि एक आयरन का टुकड़ा है, मान लो कि 5 kg का टुकड़ा है, अब 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, और टेम्परेचर तुम दे रहे हो, जैसे ही 1535 डिग्री से टेम्परेचर पहुंचेगा वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद पूरा, जब तक कि पूरा आयरन पिघल नहीं जाता है तब तक कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, दिमाग में बैठा लो इस बात को कि कभी भी किसी भी मैटर का कन्वर्जन होता है उसके स्टेट का, किसी भी पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन होता है। ओके, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ द मैटर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान रुका रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, याद रखना बात को। ओके, मैटर के स्टेट परिवर्तन के दौरान, ओके, स्टेट जब चेंज होता है तो उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये खास बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड की और मैटर की, ठीक है। और एमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या बोला आपको कि जैसे ही गर्म करोगे टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस होगा, वो पिघलना शुरू होगा, और पूरा जब तक कि पूरा मेटल, पूरा आयरन पिघल नहीं जाता तब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही वो पिघल कर खत्म हो जाएगा तब जाकर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। मानी अगर उसको पिघलने में 10 मिनट लगा तो 10 मिनट तक टेम्परेचर इतना ही रहेगा, 1535 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, मानी उसका टेम्परेचर फिक्स होगा, फिक्स टेम्परेचर में मेल्ट करेगा, और ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मानी जब जितनी देर तक वो स्टेट अपना चेंज करेगा, अवस्था परिवर्तन करेगा, उतने टाइम तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है सर? हिंदी में इसको बोलते हैं तीक्ष्ण मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रव्यनांक या गलनांक बोलो, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ सर? कि इसका फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट करेगा, पहली पॉइंट, फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, और ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स, ओके, माने स्टेट परिवर्तन के दौरान, स्टेट के चेंज होने के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये ये पॉइंट, मेन पॉइंट है कि इसका मतलब होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ द मैटर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब भी इसका अवस्था परिवर्तन होगा, स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, तो उस टाइम में उसका जब तक कि पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक कि उसका सारा का सारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ओके, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, ओके, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। बट इसका देखो, ये जो देख रहे हो एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जब गर्म करोगे, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई प्लास्टिक है जिसको मैंने गर्म किया और 70 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करना शुरू हुआ, लेकिन जब जैसे जैसे वो मेल्ट करता जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। माने बीच में जब वो उसका स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज होने के दौरान ही उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि वो बदलता रहेगा। जैसे 72 हो गया, 73 हो गया, 74 हो गया, टोटल मान लो उसको पिघलने में, टोटल पिघलते पिघलते उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर चेंज होगा। माने 70 से 80 के बीच में वो पिघलेगा, माने वो रेंज में, एक टेम्परेचर के रेंज में पिघलेगा, टेम्परेचर के रेंज में मेल्ट करेगा। लेकिन ये जो था क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये रेंज में नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा, और ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो स्टेट चेंज होगी उस टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बट जो एमोर्फस सॉलिड है, जैसे ही मेल्ट करना शुरू होगा टेम्परेचर पर, वो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब पूरा पिघल जाएगा, उसके बाद भी बढ़ते रहेगा, मैंने कि वो एक रेंज में पिघलता है, मेल्ट करता है एक रेंज में, इसलिए इसका बोलते हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरा एफर्ट लगाया आप लोगों को समझाने के लिए। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं फिर से दोबारा देख लो, वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे जाओ, फिर से देखो, सुनो, अच्छा से सुनो, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एमोर्फस सॉलिड हैव डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। माने कि ये कैसे मेल्ट करता है? एक टेम्परेचर के रेंज में मेल्ट करता है। ओके, इट मेल्ट्स over a range of temperature but it melts at particular temperature, different temperature। इसलिए इसको बोलते हैं कि टेम्परेचर पर डिफरेंट दो है। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है ना, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन, गलन, हिंदी में बोलते हैं गलन। तो इसमें जो टेम्परेचर लगता है डिफरेंट हीट टेम्परेचर लगता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है इसके पास, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसका जो होता है उसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं करता है एमोर्फस सॉलिड। तो पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि 4-5 मैंने पॉइंट बता दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 पॉइंट जो बचा हुआ है बताता हूँ। चलो आता हूँ, मैं अपने नोट्स पे आता हूँ, आप लोग चिंता मत करना, मैं नोट्स पे आता हूँ। चलो, मैंने इसमें से कौन कौन पॉइंट बता दिया देखो। दीज हैव रेगुलर शेप, दीज हैव इरेगुलर शेप, दीज हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीज हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दीज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दीज डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मैंने समझा दिया। अब सुनो, एक और मैंने समझा दिया। दीज कैन अंडरगो क्लीन क्लीवेज, माने ये क्लीन क्लीवेज के लिए जाएगा, माने काटेंगे तो उसको एकदम प्लेन स्मूथ सरफेस होगा। बट दीज कैन नॉट अंडरगो क्लीन क्लीवेज, ये क्लीन क्लीवेज के लिए नहीं जाएगा, माने क्लीन क्लीवेज शो नहीं करेगा। बस ये लिख सकते हो, आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझ लो, लैंग्वेज का टेंशन मत लो आप लोग। ओके, बोलोगे दीज, ओके, show clean cleavage property, these show clean cleavage property but these do not show clean cleavage property। मैंने चाकू से काटेंगे तो प्लेन स्मूथ सरफेस इसका नहीं होगा एमोर्फस का, लेकिन इसका होगा।
ठीक है, क्रिस्टलाइन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब चलो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। मैंने ये भी बताया, साथ में 7 भी बता दिया। दीज हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, दीज डू नॉट हैव हीट डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये मेल्ट करता है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं करता है, तो हीट उसको भी जो सप्लाई होगा पर्टिकुलर ही होगा, डेफिनिट होगा। ठीक है, चलो अब सुनो, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 4 और 5। 5 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। 4 को मैं समझाता हूँ। 4 जो है, इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सीरो सॉलिड कहते हैं। सीडो, सीडो मतलब झूठा, पी साइलेंट है, पी साइलेंट है। ठीक है, पी साइलेंट है तो सीरो सॉलिड कहते हैं। ध्यान देना अच्छा से। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, ध्यान देना। मैंने शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो समझाया यहाँ पे देखो, तो मैंने लिख रखा आप लोगों के लिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। ओके, ध्यान दो, लिखा हुआ है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स मेल्ट्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कि मेल्ट्स एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, दैट मीन्स मेल्ट इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मैंने समझा दिया जो मैंने पीछे समझाया था आपको, मैंने लिख रखा है यहाँ पे स्टार दे करके आप लोगों को समझाने के लिए। अब जो मैंने बोला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो स्यूडो सॉलिड कहलाते हैं, झूठा सॉलिड। क्यों स्यूडो सॉलिड कहलाता है? देखो मैं बताता हूँ, एक ग्लास की बात करता हूँ, मैंने क्वार्ट्ज ग्लास की मैंने जैसे बात की। क्वार्ट्ज ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है। क्यों एमॉर्फस सॉलिड सर? बताता हूँ मैं, सुनो अच्छा से, सुनो बात को। जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है ना, जैसे कि बहुत ग्लास के पास एक टेंडेंसी होता है, माने कि बहुत 100 सालों के बाद, माने 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में, बहुत साल हो जाता है, गुजर जाता है, माने कि ओवर अगो, ओके, माने 100 ईयर्स अगो, माने कि 100 साल के बाद, 200 सालों के बाद, 300 साल के बाद, जैसे पुरानी जो हवेली होती है, भूतिया महल, सुने भूतिया महल? नहीं जी, भूतिया महल जो फिल्मों में देखते होगे तुम लोग, डरावनी मूवी सब जो देखते हो, तो भूतिया महल में बहुत सारा क्या बोलते हैं, देखते हो ग्लास लगा रहता है। अभी भी बहुत सारी जगह पुराना हवेली सब है। ओके, जैसे कि आप लोगों ने राजस्थान में सुना होगा कि बहुत सारी हवेली है पुरानी, तो उस हवेली में ग्लास लगा हुआ है, ग्लास। तो ग्लास की एक खास बात यह है कि पुराना बहुत 100 साल के बाद, बहुत दिनों बाद जब गुजरता है, तो ग्लास की एक टेंडेंसी है, एक गुण है उसके पास, कि ग्लास नीचे से मोटा हो जाता है, ग्लास नीचे से मोटा हो जाता है, ऊपर से पतला हो जाता है। मैंने ये ग्लास के पास आप एक नहीं कि 1 साल में 2 साल में होगा, ऐसा बहुत 100 साल के बाद, कि ग्लास के पास एक टेंडेंसी है, गुण है, कि ग्लास जो होता है वो नीचे से मोटा हो जाता है और ऊपर से पतला रहता है, क्योंकि ग्लास पिघलता है। माने कि हम लोग बोलते हैं ग्लास के पास टेंडेंसी है फ्लूइड की तरफ बहने का, जैसे लिक्विड बहता है ना, लिक्विड के पास कहते हैं लिक्विड हैव टेंडेंसी टू फ्लो, माने कि लिक्विड, जितने भी लिक्विड होते हैं हम लोग कहते हैं ना, फ्लो करता है, बहता है, बहने वाला गुण है उसके पास। ओके, टेंडेंसी है फ्लो करने की। उसी तरह ग्लास के पास भी टेंडेंसी है फ्लो करने की, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो, बहुत लंबे समय में होता है। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी के कारण इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो ग्लास होता है इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, सीरो सॉलिड इसलिए बोलते हैं कि ये झूठा सॉलिड है, क्योंकि ये सॉलिड तो है लेकिन झूठा सॉलिड, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है फ्लो करने की, तो नीचे से मोटा हो जाता है, ऊपर से पतला हो जाता है। मैंने लिख रखा है देखो, टॉप पर थिनर होता है, थिनर एट द टॉप, थिनर एट द टॉप, और थिकर एट द टॉप, थिकर मतलब मोटा। ओके, मैं लिख रखा हूँ देखो, थिनर एट द टॉप मैंने लिख रहा है देखो, टॉप पर थिनर होता है, पतला हो जाता है, अब बॉटम मतलब नीचे में मोटा हो जाता है। ओके, ये क्यों मैंने बोला देखो, मैंने यहाँ लिख रखा है देखो, ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, इसी को सीडो सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, और ग्लास हमारा बता दिया मैंने कि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है। क्यों, रीजन क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ, आपके आंसर में क्वेश्चन है कि व्हाई ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड और सीडो सॉलिड, या एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सीडो सॉलिड क्यों कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? तो बोलो कि ग्लास हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड्स, ग्लास के पास टेंडेंसी, जैसे लिक्विड के पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है ना, उसी तरह इस ग्लास के पास भी लिक्विड की तरह फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, बट ये बहुत स्लो फ्लो करता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, याद रखना बात को। सीरो सॉलिड भी इसी को बोलते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड का 2 नाम हो गया, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सीरो सॉलिड भी बोलते हैं। तो ये टेंडेंसी सिर्फ एमॉर्फस सॉलिड में और ग्लास के पास है, ग्लास आपका एमॉर्फस सॉलिड है, लेकिन ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं आप? एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड या सीरो सॉलिड बोलते हैं। सीरो मतलब झूठा। ठीक है, चलो हो गया, पॉइंट समझ आ गया, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक खास बात बताओ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, सब कुछ देखो, सब कुछ पॉजिटिव था, सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा लग रहा था, देखो सुनने में भी अच्छा लग रहा था। तो आप लोग कहोगे सर हर चीज़ पॉजिटिव था और एमॉर्फस सॉलिड में सब नेगेटिव था, लेकिन एक बात है जो उल्टा है। देखो कि एक मैं बता रहा हूँ अभी, अच्छा समझना, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एन आइसोट्रॉपिक होता है नेचर में, एन आइसोट्रॉपिक, और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है आइसोट्रॉपिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक नेचर में होता है
और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। आपको सर एनिसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि बच्चों को अक्सर क्या लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव सा है, इसलिए इसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक है, इसको बोलेंगे एनिसोट्रोपिक। तो उल्टा सोच लेता बच्चा, नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक होता है और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट जो मैंने पढ़ाया है, सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, इवन बोर्ड में तो आता ही आता है, कंपटीशन में भी आता है, ध्यान देना। तो अब आइसोट्रोपिक का मैं बस बताता हूँ मतलब क्या आइसोट्रोपिक या एनिसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। सर सुनो, मैं अच्छा समझाता हूँ आपको। एन मतलब होता है नो, मैंने लिख रखा है नीचे देखो, नीचे देखो, एन मतलब नो, आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मीन्स होता है प्रॉपर्टी। तो नो सेम प्रॉपर्टी। अब देखो मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिख रखा है देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर शेप होता है। तो मैं मान लेता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो आयन से बना हुआ है, एनायन के टाइम से। तो मैं मान लेता हूँ ए है बी है, ए बी से बना हुआ था, ए बी देखो, ए बी मैंने लिख रखा है देखो यहाँ पर अच्छा से, देखो मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ आपको, अच्छा से ध्यान देना। देखो ए बी लिखा हूँ मैंने, ए बी देखो इस लाइन में ए बी ओके, ए बी सब मैंने देखो, फिर ऐसे भी ए बी ऐसे भी ए बी तो ए बी सब मैंने कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये पहचान है कि रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, कोई कुछ मैंने कि मैं एक लाइन ऐसे लेता हूँ, एक लाइन इस लाइन में देखो तो, इस लाइन में देखो तो कैठो ए है, देखो तो इसमें कैठो ए, एक है, दो ए दो बी, इस लाइन में कितना है, दो ए दो बी। बट अब मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे लेता हूँ, देखो ध्यान देना, ऐसे लेता हूँ, एक लाइन देखो, मेरे रेड को देखो, मैं जो लाइन पढ़ रहा हूँ इसमें कितने ए है, 3 ए है। तो देखो इसमें एक भी बी नहीं आया, इसमें तीनों ए आ गया। लेकिन मैंने इस डायरेक्शन में देखा तो 2A 2B, लेकिन इस डायरेक्शन में देखा तीनों का तीनों ए था। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये सेम प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, नहीं सेम प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें देखो तो 2A 2B है, बट इसमें देखो तो 3AX सिर्फ है, बी बराबर है ही नहीं, तो सेम प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा। तो कहा जाता है कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। नो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि एन मतलब नो, आइसो मतलब सेम, और ट्रोपिक मतलब प्रॉपर्टी, नो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। ऐसे अलग प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, मार्क करके देखो तो इसमें तीनों का तीनों ए है, बट इसमें देखो तो इसमें 2A और 2B है, मैंने लिख रखा है देखो, 2A 2B मैंने लिख रखा है देखो अच्छा से, 2A एंड 2B। तो इस डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टी होगा, इस डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टी देखो, इस ये वाला लाइन को देखो, इसमें चारों का चारों बी है, इस डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टी, इस डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टी, और अगर ऐसे लोगे तो इस डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टी, माने कि हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ओके, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है सर, कि नो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जो होता है चूंकि उसका अरेंजमेंट डिफरेंट है, मतलब क्या इरेगुलर है, रेगुलर वे में तो है नहीं, तो उसका क्या होता है कि उसका हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम आता है, सेम प्रॉपर्टी आता है। ओके, याद ना कि जो एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनिसोट्रोपिक होता है नेचर में, यानी कि नो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। कभी पूछे आपसे कोई कि एनिसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, तो नो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, मैंने मतलब ये लिख रखा है। बट इसका जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपिक होता है, बोलेंगे सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। आप सब कहोगे सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि सब सॉलिड, जैसे कोई सब्सटेंस का हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, हम लोग थर्मल एनर्जी मेजर करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में पढ़ोगे। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इस डायरेक्शन में मेजर कुछ और आएगा, इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे कुछ और आएगा। ओके, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में सेम आएगा, किसी भी डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आइसोट्रोपिक समझ में आ गया होगा। चलो एक बार रिकॉल कर देता हूँ पूरा को, चलो भाई समझ में आ गया होगा। तो चलो एक ही चीज़ है जो उल्टा है, जो एनिसोट्रोपिक है, बाकी सब सीधा लगता होगा, सब पॉजिटिव सा लगता होगा। ओके, चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास रेगुलर शेप होता है, इसके पास इरेगुलर शेप होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट इसके पास क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, मैंने ये टेम्परेचर के एक रेंज में मेल्ट करता है, मैंने बताया इसका मतलब। दीज आर ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड है, ये स्यूडो सॉलिड है, या इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर एनिसोट्रोपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, दीज आर आइसोट्रोपिक। ओके, दिस कैन अंडरगो क्लीन क्लीवेज, ये क्लीन क्लीवेज होता है इसका, जब काटेंगे चाकू से प्लेन सरफेस और स्मूथ सरफेस मिलेगा, बट इसको चाकू से काटेंगे तो प्लेन सरफेस और स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा। दीज हैव डिफरेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बट दिस डू नॉट हैव डिफरेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मैंने एग्जांपल लिख रखा है आप लोगों को, देखो एग्जांपल हो गया क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सीधा आ चुका है। डायमंड, ग्रेफाइट, बहुत सारा है, चिंता मत करो, हम लोग अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप, उसके बाद रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास भी आपका एग्जांपल, मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को जो लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिया है, ठीक है। चलो हो गया, अब मैंने नीचे लिख रखा है सारा बात, तो सारा बात लिख दिया, ग्लास वाला सब बात लिख रखा है। अब आप लोग क्या करना, वीडियो देख चुके हो, समझ में आ गया है, अगर कोई डाउट रह गया है तो आप लोग फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे सुनो, एक एक बात को मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो कि इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डाउनलोड कर लो, नोट कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हो, और अपने
प्लीज़ गाइज, ओके, आई एम वर्किंग सो हार्ड, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग, मेरा जो मकसद है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो पर्पस है, उसमें आप लोग अपना योगदान दो। आपका बहुत भला होगा। अपने दोस्तों में इसको खूब शेयर करो, ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर करो, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे क्या सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ाई हो पा रही है। तो ऐसा आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में खूब शेयर करो, एक एक बच्चे को शेयर कम से कम करो। अपने ग्रुप में आप लोग कितना फालतू फालतू मैसेज सब शेयर करते हो, लेकिन काम की चीज़ अगर शेयर कर दोगे किसी का भला हो जाएगा। और कहा जाता है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान घटता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में खूब शेयर करें और लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना, ओके। गुरु दक्षिणा देकर जाना अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और उसके अलावा जो है कमेंट में ज़रूर कुछ लिखना। अगर कोई बच्चा मुझे लिखता है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया, सर आप, मुझे ये टॉपिक पहले बिल्कुल समझ में नहीं आता था, आपके पढ़ाने से मुझे 100% क्लियर हो गया। तो मुझे बहुत खुशी मिलता है, बहुत खुशी मिलता है, हिम्मत मिलता है, हौसला मिलता है। फिर मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से मेहनत करूँगा, और ज़्यादा मेहनत करूँगा, और भी टॉपिक में डालूंगा। बस आप लोग कमेंट भी करते रहो, बताते रहो कि सर मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहो। कोई डाउट हो तो मेरे ईमेल पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। आप कंटिन्यू बने रहो, मैं आप लोगों को फिर से लेक्चर, अगला लेक्चर जल्दी डालने वाला हूँ इसका, ओके, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर, ओके। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका PDF भी डाल दिया, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लो। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। Thank you so much for your time. Be happy. No BP. See you then. Bye bye.